हाँ बेटा, तुम बताओ तुमने मुझ पर फायर क्यों किया? मैंने नरमी से कहा, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा सहमा हुआ था। वो अपनी वज़ाक़ता और लिबास से किसी अच्छे घराने का मालूम होता था। ग्लोरिया, तैमूर और शाजिया भी वहीं मौजूद थे। दवा खाने से पीटर की हालत बेहतर थी, जबकि महरम खान ने अब तक जुबान नहीं खोली थी। बच्चे ने सहमी हुई नजरों से मुझे देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी सुनाने लगा। सब बच्चे एक एक कदम आगे आ जाएं, मदारी ने बुलंद आवाज में कहा। अब जो जादू मैं दिखाऊंगा वो आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखा होगा। आगे खड़े हुए तमाम बच्चे आगे बढ़ गए। न सिर्फ बच्चे बल्कि उस मजमे में अच्छे खासे उम्र रसीदा लोग भी मौजूद थे। सदर के पुरहुजूम इलाके में यूं भी हर वक्त लोगों का अज़दहाम रहता था। मदारी ने कहना शुरू किया, तो साहिबान देखिए, अभी मैं आपके सामने इस बच्चे की जबान काटूंगा। बहुत से लोग इसे हाथ की सफाई कहते हैं, मगर इस मजमे में बहुत से होशियार, ज़हीन और पढ़े लिखे साहिबान भी मौजूद हैं। मैं आपके सामने इस छुरी से बच्चे की जबान काटूंगा। मदारी ने ड्रामाई अंदाज में छुरी लहराते हुए कहा। मजमे पर सुकूत तारी था। हर शख्स की नजरें मदारी के चीचकज़दा चेहरे पर जमी हुई थी। अली रजा बार बार पहलू बदल रहा था। उसने बहुत से मदारियों के करतब देखे थे। उन्हें मुंह से आग निकालते हुए देखा था, लोहे की तलवार खाते हुए देखा था, जंजीरें तोड़ते हुए देखा था, मगर किसी मदारी को बच्चे की जबान काटते हुए नहीं देखा था। मदारी गोया वो ऐलान करके भूल गया था और अब मजमे को एक सांप दिखा रहा था। वो मुख्तलिफ जबानों में उस सांप का नाम बता रहा था। साहिबान, ये सांप इतना जहरीला है, ये सहराए थर के इलाके में पाया जाता है। इसके 2 मुंह होते हैं। 6 महीने ये एक मुंह इस्तेमाल करता है और 6 महीने दुम की तरफ वाला मुंह इस्तेमाल करता है। इसका डसा हुआ पानी नहीं मांगता, मगर मैंने इसका जहर निकाल दिया है। मैं इसके तेल से दवाएं बनाता हूँ। अली रजा ने उसकी बात काट दी। बोला, तुम जबान काटने वाला जादू दिखाओ, सांप के बारे में फिर बताते रहना। मदारी ने घूर कर उसे देखा। बोला, तुझे बहुत जल्दी है। अगर तुझे इतना ही शौक है तो आजा, अपनी जबान कटवा ले। आराम से खड़ा रह, वरना निकल यहां से। मदारी ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। मजमे में से एक तनोमंद आदमी बोला, बच्चा ठीक कह रहा है। सांप को पटारी में बंद करो और जबान काट कर दिखाओ। सांप तो हर आदमी दिखाता है। मदारी ने कुछ कहना चाहा, मगर उस आदमी का तनोतोष, कीमती लिबास और बावकार शख्सियत देख कर मरूब हो गया। उसके साथ ही कई और आदमी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। जबान काट कर दिखाओ, हमारा वक्त जाया न करो। मजमे को अपने खिलाफ देख कर मदारी घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, आप लोग फिक्र मत करें, मैं वो कमाल जरूर दिखाऊंगा, मगर वो बहुत जान जोखों का काम है। जरा सी चूक हो गई तो मेरा बच्चा हमेशा के लिए बोलने से माजूर हो जाएगा। फिर उसने अली रजा पर एक कहर आलूद नजर डाली और मजमे से मुखातिब हुआ, चलिए आप लोग फरमाइश कर रहे हैं तो मैं वो कमाल दिखाई देता हूँ। अली रजा 8वीं क्लास में पढ़ता था, मगर जब से हिसाब के नए मास्टर साहब आए थे वो स्कूल से भागने लगा था और हमेशा की तरह आज भी स्कूल नहीं गया था। वो घर से तो स्कूल जाने के लिए निकला था, मगर अपना बस्ता झाड़ियों में छुपाकर वो सदर की तरफ निकल गया था। जब भी हिसाब का पीरियड होता वो स्कूल से गोल हो जाता और हिसाब का पीरियड हर दूसरे दिन होता था। एक तो हिसाब के उल्टे सीधे सवालों से उसकी जान जाती थी। फिर हिसाब के मास्टर साहब इतने जालिम थे कि वो बच्चों को मारने का बहाना ढूंढते थे। वो बात बेबात बच्चों को रुई की तरह धुनक कर रखते थे। उनके हाथ में हर वक्त खौफनाक किस्म का एक बेद रहता था। बेद से ज्यादा खौफनाक शक्ल खुद उनकी थी। उनकी शक्ल देखकर तो अली रजा को जो कुछ आता था वो भी भूल जाता। फिर वो मारते हुए भी इतनी बेरहमी से मारते कि लगता था थाने में किसी मुल्जिम से जुर्म का इकरार करवा रहे हैं। बेद के साथ साथ उनकी लातें, घूंसे और थप्पड़ भी चलते थे। 2-4 दफा उनके हाथों पिटने के बाद अली रजा ने उनका आसान हल ये निकाला कि स्कूल से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने अब्बू से मास्टर साहब की शिकायत भी की, मगर उन्होंने उसकी पूरी बात सुने बगैर ही कह दिया कि काम नहीं करोगे तो मास्टर साहब तुम्हें मारने की बजाय क्या इनाम देंगे। आज भी हिसाब का पीरियड था और अली रजा स्कूल से भागकर मुख्तलिफ जगहों पर घूमकर वक्त गुजार रहा था। इसी वक्त गुजारी के चक्कर में वो इस मजमे में आ खड़ा हुआ। मदारी ने अपने बच्चे को फर्श पर लिटाकर उस पर मैली सी एक चादर डाली। फिर वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाया और दोनों हाथों से बच्चे की तरफ इशारा करने के बाद बोला, तुम कौन? बच्चे ने जवाब दिया, मामूल। बोला, हम कौन? बच्चे ने कहा, आमिल। मदारी ने मखसूस लहजे में पूछा, जो पूछेगा बताएगा? बच्चे ने खाबीदा लहजे में कहा, बताएगा। बोला, इधर आ। बच्चे ने कहा, आ गया। बोला, घूम जा। बच्चा मशीनी अंदाज में बोला, घूम गया। मदारी ने मजमे में खड़े हुए एक मोटे से आदमी की तरफ इशारा किया। बोला, इस भाई को जानता है? बच्चे ने कहा, जानता है। मदारी बोला, इनके हाथ में क्या है? बच्चे ने कहा, घड़ी है। बोला, कौन सी घड़ी है? बच्चे ने कहा, कैसी वो है?
लोग उचक उचक कर देखने लगे। उन साहब के हाथ में तो वाकई कैसियो घड़ी बंधी हुई थी। अली रजा तो उन साहब के बिल्कुल साथ ही खड़ा हुआ था। उसने घड़ी देखी मगर ज्यादा हैरान न हुआ। वो इस किस्म के मखसूस और रटे रटाए सवालात और जवाबात इससे पहले भी बेशुमार मजमों में सुन चुका था। मदारी चबा चबा कर अल्फाज अदा करते हुए बोला, लड़के इधर आ। लड़का खामोश पड़ा रहा। मदारी ने परेशान होने की अदाकारी की और लड़के को पे दर पे आवाजें दी। लड़के, बच्चे, बेटे इधर आ, घूम जा। लड़का लाश की तरह खामोश ही पड़ा रहा। मदारी ने ड्रामाई अंदाज में मजमे की तरफ देखा, फिर नफरत भरे लहजे में बोला, इस मजमे में कोई ऐसा सिफली इल्म का माहिर है जिसने बच्चे की जबान बंद कर दी है। छुप कर वार करने वाला बुज़दिल होता है। अगर जबान बंद करने वाला वाकई जीदार है तो उसे अपने पीर उस्ताद की कसम वो बहादुरों की तरह मैदान में आए और मुझसे मुकाबला करे, ये जन्खों वाली हरकत न करे। अचानक मजमे में से एक शख्स बरामद हुआ। उसके चेहरे पर मैला कुचैला सिल्की सूट था। शेव उसने कई दिन से नहीं बनाया था और अपने हुलिये से ही मफलूकुल हाल लग रहा था। अली रजा को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। चीचक ज़दा मदारी ने हिकारत से उस मफलूकुल हाल आदमी को देखा और तज़ीक आमेज लहजे में बोला, बच्चे की जबान तुमने बंद की है। मफलूकुल हाल शख्स मुस्कुराया और बोला, मेरे सिवा कोई माई का लाल इसकी जबान बंद कर सकता है। मदारी बोला, अगर ये बात है तो फौरन इसकी जबान खोल दे वरना पछताएगा। मफलूकुल हाल शख्स के अंदाज में तंज था। बोला, अभी तो तुम दावा कर रहे थे कि बच्चे की जबान काट दूंगा, अब जबान बंद होने से घबरा गए। उसकी बात सुनकर मजमे में हंसने की आवाजें आने लगी। हंसने वालों में अली रजा पेश पेश था। मदारी बोला, चल फिर पहले मैं बच्चे की जबान काट देता हूँ, तुझसे बाद में निपटूंगा। ये कहकर मदारी ने वही तेज धार छुरी उठाई जिसका फल धूप में चमक रहा था। उसने छुरी हाथ में पकड़कर 2-4 दफा हवा में लहराई। मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा कर छुरी पर फूंका और मजमे पर एक तायराना नजर डालता हुआ बच्चे पर झुक गया। मजमे पर सुकूत तारी था। मदारी ने बच्चे के चेहरे से चादर हटाई और उसका मुंह खोलकर जबान चुटकी में पकड़ ली। अली रजा ने सांस रोक लिया। दूसरे ही लम्हे मदारी ने चुटकी में पकड़ी हुई जबान पर यूं छुरी फेरी जैसे कसाई गाय या बकरी की जबान काटता है। लड़का लम्हे भर को बुरी तरह तड़पा, फिर साकित हो गया। उसके मुंह से गाढ़ा गाढ़ा खून बहकर चेहरे से होता हुआ जमीन में जज्ब हो रहा था। मदारी के हाथ में लड़के की कटी हुई जबान थी। उसकी उंगलियां भी खून में लिथड़ी हुई थीं। उसने जबान हाथ में लेकर दायरे में एक चक्कर लगाया ताकि तमाम लोग उस कटी हुई जबान को देख लें। लोगों के चेहरों पर हैरत के साथ साथ तासुफ भी था। मदारी ने ड्रामाई अंदाज में कहा, पेट की खातिर लोग सब कुछ करते हैं साहिबान, मगर आपने कोई ऐसा संगदिल बाप न देखा होगा जो अपने बेटे की जबान काट ले मगर मर जाए ये पापी पेट। उसने जोर जोर से अपने पेट पर हाथ मारा। इसकी बदौलत मुझे रोज अपने बेटे की जबान काटनी पड़ती है। लोगों ने उसकी तकरीर से मुतासिर होकर पैसे फेंकना शुरू कर दिए। अली रजा भी बहुत मुतासिर हो गया था। उसकी जेब में सिर्फ 1 रुपया था। उसने वही रुपया मदारी को देने के लिए निकाला। फिर उसकी नजर अचानक उस खून पर पड़ी जो बच्चे के मुंह से बहकर जमीन पर गिरा था। अली रजा साइंस का तालिब इल्म था। वो जानता था कि इंसानी खून थोड़ी देर के बाद लोथड़ों की शक्ल में जमकर स्याही माइल हो जाता है, मगर ना तो जमीन पर गिरने वाला खून जमा था और ना ही उसकी कटी हुई जबान पर खून जमा था, जो उस वक्त भी मदारी की चुटकी में दबी हुई थी। अली रजा ने हिम्मत करके कहा, जरा मुझे ये जबान दिखाना, मैं देखना चाहता हूं कि। मदारी ने कहर आलूद अंदाज में झिड़क दिया। बोला, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करूं, चल भाग यहां से। जब से आया है उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अली रजा को गुस्सा आ गया। बोला, तमीज से बात करो, बेवकूफ बनाते हो लोगों को। तुमने सिरे से जबान काटी ही नहीं है, ये बकरी की जबान है। इतने सारे लोगों के सामने झिड़के जाने पर उसे शदीद तौहीन का एहसास हुआ था। मदारी बिफर कर बोला, बकवास करता है, मैंने अपने बेटे की जिंदगी दाव पर लगा दी और तू कह रहा है कि ये बकरी की जबान है। फिर वो मजमे से मुखातिब हुआ, बोला, साहिबान, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं आप सबको ये जबान जरूर दिखाता, मगर ये कुछ देर और मेरे हाथ में रही तो ठंडी हो जाएगी, फिर इसे जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप इस बेवकूफ लड़के की बातों पर आकर चाहेंगे कि मेरा बच्चा हमेशा के लिए गूंगा हो जाए? कोई चीख कर बोला, इसे बकवास करने दो, तुम जल्दी से उसकी जबान दोबारा लगा दो। कुछ लोगों ने मदारी की तरफदारी की, मगर बेशतर लोग ऐसे थे जो अली रजा की हिमायत कर रहे थे। नतीजा ये निकला कि मजमा दरहम बरहम हो गया। लोग बकते झकते और बातें बनाते हुए वहां से रुखसत हो गए। अली रजा ने भी वहां से जाना चाहा, मगर मदारी ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हें शायद जादू का अंदाजा नहीं है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि वो जबान असली थी या बकरी की। उस वक्त तक मजमा छट चुका था। इक्का दुक्का लोग रह गए थे। अचानक न जाने कहां से एक लहीम शहीम शख्स नमूदार हुआ
और उसने अली रजा की गुद्दी पर इतने जोर से चांटा मारा कि वो लड़खड़ा कर रह गया। फिर तो उस पर लातों और घूंसों की बारिश होने लगी। कई आदमी मिलकर उसे मार रहे थे और साथ साथ ये भी कहते जा रहे थे कि हमारा सैकड़ों रुपए का नुकसान हो गया। तू जानता है कि मजमा कितनी मुश्किल से लगाया जाता है। तुझे तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा तू इधर का रुख नहीं करेगा। अफलातून की औलाद, भरे मजमे में कह दिया कि बकरी की जबान है। अभी जब तेरी जबान काटेंगे तो पता चलेगा कि असली जबान कैसे कटती है। अली रजा बुरी तरह चीख रहा था, मुझे क्यों मार रहे हो? मेरा कसूर तो बताओ। मैंने तो सिर्फ अपनी मालूमात के लिए तुमसे पूछा था कि वो जबान असली है या नकली। हैरत उसे इस बात पर थी कि उसके साथ ये सलूक कराची के मसरूफ तरीन इलाके सदर में हो रहा था, मगर कोई भी उसे छुड़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। अचानक वही शख्स नमूदार हुआ जिसने पहले भी अली रजा की हिमायत की थी। वो डपट कर बोला, छोड़ो इस लड़के को, वरना एक एक को बंद करवा दूंगा। तुम लोग शायद मुझे जानते नहीं हो, मैं चाहूं तो बलवे और मारपीट के इल्जाम में अभी तुम सबको जेल भिजवा दूं। ये कहकर उस शख्स ने अपनी जेब से खूबसूरत सा एक प्लास्टिक कोटेड शनाख्ती कार्ड निकाला और उसकी एक झलक दिखाकर दोबारा जेब में रख लिया। मारपीट करने वालों के चेहरे धुआं धुआं हो गए, हवाइयां उड़ने लगी। फिर मदारी खुशामदाना लहजे में घिघियाकर बोला, गलती हो गई सरकार, मुझे मालूम नहीं था कि ये बच्चा आपके साथ है, माफ कर दें हुजूर। उस शख्स ने बिफर कर कहा, गलती के बच्चे, तुम लोगों ने मार मार कर इस बच्चे की हालत तबाह कर दी है और कह रहे हो कि गलती हो गई। तुम सबको थाने चलना पड़ेगा। इस बच्चे के इलाज मौलचे पर कम से कम 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे। फिर वो कुछ तवक्कुफ करके बोला, अगर इसके बाप को मालूम हो गया कि बच्चे की ये हालत तुमने बनाई है तो वो कम से कम 3 दिन थाने में उल्टा लटका कर तुम्हें मारेगा। वो पुलिस का पेशावर अफसर है। मदारी बोला, आप इलाज के लिए पैसे ले लें हुजूर। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो बावकार आदमी के पैर पकड़ ले। वो बोला, तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, ये तो दूसरा संगीन जुर्म है। मदारी बोला, रिश्वत कहाँ सरकार, ये तो इस बच्चे के इलाज के लिए पैसे हैं। बावकार आदमी ने नफरत भरे लहजे में कहा, यह बच्चा अब इतना भी गया गुजरा नहीं है कि तुझ जैसे भिखारी से इलाज के लिए पैसे ले। बच्चे ने कहा, यूं भी मुझे ऐसी कोई चोट नहीं आई थी जिसकी इलाज की जरूरत पेश आती या मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता। इस किस्म की चोटें तो हॉकी और फुटबॉल खेलते हुए हर दूसरे दिन लगती थीं। फिर पिछले 6 महीने से मैंने एक कराटे क्लब भी ज्वाइन किया था, वहां इससे भी ज्यादा चोटें लगती थी। कराटे ही की वजह से तो मैं शदीद जख्मी होने से बच भी गया था। अलबत्ता मैंने जवाबी हमला नहीं किया, बस अपना दिफा कर रहा था। हमारे कराटे के इंस्ट्रक्टर ने पहले ही दिन हमें ये नसीहत की थी कि जब तक किसी शख्स की जान पर न बन जाए, हरीफ पर हमला नहीं करना है। और अभी ऐसा मौका नहीं आया था कि मेरी जान को खतरा दरपेश होता। बस मैंने अपना दिफा करने पर इक्तफा किया था, वरना मुमकिन है मुझे वाकई ईदी एम्बुलेंस के जरिए नजदीक तरीन हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता। अपना बचाव करने के बावजूद भी ये हाल था कि मेरे होंठ बुरी तरह सूज गए थे। दाईं आंख के नीचे नीले रंग का खूब गहरा सा हल्का पड़ गया था और शर्ट का गिरबान तार तार था। मैंने मामला रफा दफा करने की खातिर कहा, छोड़ें जाने दें, मैं मजीद बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहता। यूं भी मुझे देर हो रही है, अगर मैं वक्त पर घर न पहुंचा तो मेरी अम्मी परेशान हो जाएंगी। बावकार शख्स ने सख्त लहजे में मदारी को मुखातिब किया, इस बच्चे के कहने से मैं इस दफा तुम्हें छोड़ रहा हूं। आइंदा अगर तुमने कोई दंगा फसाद करने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे तमाम साथियों को कम से कम 3 साल के लिए जेल की हवा खिलवाऊंगा। फिर वो उस मफलूकुल हाल शख्स से मुखातिब हुआ, तू भी इसका साथी है? तुझे रोज कितने पैसे देता है ये, और मजीद तेरे साथी कितने हैं? उसकी बात सुनकर कुछ लोगों ने वहां से खिसकने की कोशिश की। ये वो लोग थे जो मुझे मारने में पेश थे। बावकार शख्स गरज कर बोला, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर वो उस लड़के से मुखातिब हुआ जिसकी जबान मदारी ने काटी थी, और तू भी अब खड़ा हो जा बच्चे जमूरे। उसके साथ ही उसने बच्चे जमूरे के एक जोरदार लात मारी। बच्चा जमहूरा हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। उसके होंठों और चेहरे के दूसरे हिस्से पर अभी तक खून लगा हुआ था। वो सहमे हुए अंदाज में बावकार शख्स को देख रहा था। बावकार शख्स ने तहक्कुमाना लहजे में पूछा, नाम क्या है तेरा? लड़का तजब्जुब की हालत में खड़ा रहा, क्योंकि अभी मजमे के बहुत से आदमी मौजूद थे और लड़के की जबान अभी तक मदारी के हाथ में थी। बावकार शख्स ने डपट कर कहा, बताता है या तुझे भी इन लोगों के साथ थाने ले जाऊं? वहां 2 मिनट की मार में अपना नाम तो क्या, अपने पूरे खानदान का नाम बताएगा। फिर उसने आगे बढ़कर लड़के के चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। बता, क्या नाम है तेरा? लड़का अचानक बोला, करीमू। मेरा नाम करीमुद्दीन है, मगर बाबा मुझे करीमू कहता है। लड़के ने सहमे हुए अंदाज में बारी बारी बावकार शख्स और अपने बाप को देखा, जिसका चेहरा फक हो गया था। मुझ पर गोया हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। लड़के की कटी हुई जबान अब भी मदारी के हाथ में थी और वो फरफर बोल रहा था। इसका मतलब तो यही था कि वो मदारी अपनी जहानत और हाथ की सफाई से पूरे मजमे को बेवकूफ बना रहा था। बावकार शख्स ने कहा, अब बोलो, क्या कहते हो जादूगर साहब? लोगों की हमदर्दियां समेटने के लिए तुम अपने बेटे की जबान काटने का मुजाहरा कर रहे हो? मदारी ने रोने वाले अंदाज में कहा, इस दफा माफ कर दें सरकार, आइंदा मैं करतब नहीं दिखाऊंगा।
बल्कि आप कहेंगे तो मैं आपके इलाके में मजमा ही नहीं लगाऊंगा। अली रजा को उस पर तरस आ गया। बोला, इसे माफ कर दें अंकल, गरीब आदमी है, आपको दुआएं देगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। अब मुझे इजाजत दीजिए। बावकार शख्स ने कहा, नहीं बेटा, पहले तुम अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, मुंह हाथ धो लो, फिर हम किसी अच्छी सी जगह बैठकर चाय पियेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। इस हुलिये में घर जाओगे तो तुम्हारी अम्मी परेशान हो जाएंगी। बच्चे ने कहा, मैं अम्मी से तो कोई बहाना कर दूंगा, बस अब्बू की तरफ से खतरा है, वो मेरा झूठ फौरन पकड़ लेते हैं। अम्मी तो मेरी बात पर यकीन कर लेती हैं, कह दूंगा कि स्कूल में किसी लड़के से लड़ाई हो गई थी। बावकार शख्स ने कहा, नहीं बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं यहाँ से गुजरते हुए मजमा देख कर ठहर गया, वरना मैं बहुत मसरूफ आदमी हूँ, मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक्त होता भी नहीं। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता रीगल सिनेमा की तरफ बढ़ रहे थे। फिर वो शख्स बहुत इसरार करके अली रजा को रीगल के सामने वाले रेस्टोरेंट कैफे जहां में ले गया। हाथ मुंह धोकर अली रजा का हुलिया खासा बेहतर हो गया। थोड़ी देर के बाद बैरा चाय और खाने पीने के दूसरे लवाजिमात ले आया। उस आदमी ने चाय पीते हुए पूछा, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? अली रजा ने कहा, अब्बू की छोटी सी एक प्लास्टिक फैक्ट्री है। वो शख्स हंस कर बोला, तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि मेरा ताल्लुक भी पुलिस से नहीं है। अभी मैंने तुमसे झूठ बोलने को मना किया था, मगर मसलहत के तहत कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, वरना वो लोग तुम्हें मार मार कर अधमुआ कर देते। इस किस्म के लोग बहुत खतरनाक होते हैं बेटे, इनसे उलझना भी नहीं चाहिए। मजमे में 5-6 आदमी जरूर होते हैं उनके, फिर तुम्हें इन फजूलियात में वक्त जाया करने की जरूरत ही क्या है। ये बताओ कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए और तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है? उस आदमी ने अचानक पूछ लिया। देखो, झूठ मत बोलना, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तुम अच्छे खानदान के बच्चे लगते हो, स्कूल से भागोगे तो जाहिल रह जाओगे। इसका एहसास तुम्हें अभी नहीं होगा, मगर वक्त गुजरने के बाद पछताओगे। उस शख्स ने इतने इसरार और अपनायत से पूछा था कि अली रजा ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि वो स्कूल से महज इसलिए भागता है कि हिसाब के मास्टर पढ़ाते कम और मारते ज्यादा हैं। उस शख्स को गुस्सा आ गया। बोला, तुम मुझे स्कूल का नाम बताओ। अच्छे स्कूलों में बच्चों की पिटाई करने का रिवाज नहीं होता। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। तुम कल स्कूल जाकर प्रिंसिपल साहब को बता देना कि मेरे अंकल वक्कार आपसे मिलने आएंगे। अली रजा ने कहा, मगर अंकल, इस तरह तो मास्टर साहब मजीद मेरे दुश्मन हो जाएंगे। आपने प्रिंसिपल से शिकायत की और मास्टर साहब को उनसे झाड़ पड़ी तो वो सारा गुस्सा मुझ पर उतारेंगे। वो शख्स बोला, तुम इस बात की फिक्र मत करो, वो आइंदा तुमसे एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे, मगर शर्त यही है कि तुम भी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दोगे। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। अली रजा ने वक्कार अंकल को अपने स्कूल का नाम बताया और वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। कुछ फासले पर अंकल की चमचमाती कार खड़ी थी। गाड़ी अली रजा के अब्बू के पास भी थी, मगर वो कई साल पुरानी थी। अब के मास्टर साहब क्लास में आए तो खिलाफ मामूल उनके हाथ में बेद नहीं था। उनका चेहरा भी उतरा हुआ था। वो आदत के मुताबिक डांट डपट करने की बजाय खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गए। बच्चे उनकी दहशत में ही गुमसुम हो गए थे, मगर उनके इस रवैये पर हैरान जरूर थे। मास्टर साहब काफी देर तक खामोशी से खला में तकते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, बच्चों, आज हम पढ़ने की बजाय बातें करेंगे। तुम लोगों को मुझसे बहुत शिकायत थी ना कि मैं मारता हूँ, तुम पर जुल्म करता हूँ। तुम में से किसी बच्चे के वालिद ने प्रिंसिपल साहब से मेरी शिकायत की है और उन्होंने अपने बच्चे का तिब्बी मुआयना तक करवाने की धमकी दी है। मैं मानता हूँ कि मैं तुम लोगों को मारता हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारे भले के लिए। जो बच्चा उस्ताद की मार खा लेता है वो फिर जिंदगी के किसी शोबे में मार नहीं खाता। बहरहाल ये पुराने वक्तों की बात है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आज के बाद मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। कई बच्चे यक ज़बान होकर बोले, क्यों सर? वो उनके नर्म लहजे और जज्बाती तकरीर से मुतासिर हो गए थे। मास्टर साहब ने कहा, इसलिए कि स्कूल की इंतजामिया ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, मगर हमेशा मेरी एक बात याद रखना, कोई भी उस्ताद बच्चों को खामखा नहीं मारता। इस क्लास में कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो आज तक मुझसे नहीं पिटे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया कि मैं उन्हें सजा देता। उन बच्चों में शाहिद है, जावेद, अहमद अली है, अफशा है, सुरैया है, खुरम, शकील और भी बहुत से बच्चे हैं। कभी तुम लोगों ने सोचा कि ये बच्चे मुझसे क्यों नहीं पिटे? खैर, जो हुआ सो हुआ। इसके बावजूद अगर तुम लोग समझते हो कि मेरी ज्यादती थी तो मैं तुम सबसे माफी चाहता हूँ। मास्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए। अली रजा ने अपनी जगह से उठकर कहा, सर, आप कहीं नहीं जाएंगे। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा था कि खामखा उसने अंकल वक्कार से शिकायत की, मगर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वक्कार अंकल उन्हें मुलाजमत से ही निकलवा देंगे। मास्टर साहब बोले, नहीं बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे तुम में से जो भी चाहे वो मेरे घर आकर पढ़ सकता है। तुम लोग जानते हो कि मैं बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाता, घर पर भी बगैर पैसों के पढ़ाता हूँ। उसके साथ ही पीरियड खत्म हो गया और मास्टर साहब बोझल कदमों से बाहर निकल गए। हाफ टाइम में उस्मान ने अली रजा से पूछा, रजा, तुम कुछ ज्यादा ही उदास हो। हालांकि मास्टर साहब से तुम ही को सबसे ज्यादा शिकायत थी। उस वक्त मोहसिन भी वहां आ गया था।
अली रजा, उस्मान और मोहसिन एक ही क्लास में पढ़ते थे और क्लास 1 से एक साथ पढ़ते आए थे। उन तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। तीनों के घर भी बहुत नजदीक थे और एक दूसरे के घर में बचपन से आना जाना था। मोहसिन हंसकर बोला, मास्टर साहब के जाने का एक फायदा तो होगा, कम से कम रजा अब स्कूल से गायब नहीं होगा। अली रजा ने अफसुर्दगी से कहा, यार मुझे अफसोस इस बात का है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। मोहसिन और उस्मान ने हैरत से उसे देखा, बोले, तुम्हारी वजह से? क्या तुमने अंकल से शिकायत की थी मास्टर साहब की? अली रजा बोला, अब्बू से शिकायत करता तो वो उल्टा मुझी को डांटते। फिर सब कुछ उन दोनों को तफसील से बता दिया कि कैसे मदारी से उसका झगड़ा हुआ और कैसे वक़ार अंकल ने उसकी मदद की। मोहसिन ने पुरख्याल अंदाज में कहा, यार मुझे तो तुम्हारे ये वक़ार अंकल अच्छे आदमी नहीं लगते। आजकल किसके पास इतना वक्त है कि वो बगैर किसी ताल्लुकात के बच्चों के स्कूल जाकर शिकायतें करता फिरे। अली रजा ने चिढ़कर कहा, यार तुम तो हर वक्त जेम्स बॉन्ड बने रहते हो। वक़ार अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अगर मुझे न छुड़ाते तो वो मदारी और उसके आदमी मार मार कर मेरा फुरकस निकाल देते। बच्चा भी यहीं तक बोल पाया था कि बाहर से फायरिंग की आवाज आई। फिर तो दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ग्लोरिया भी गन संभालती हुई बरामदे में रिंग गई। दूसरे ही लम्हे उसकी रिक्कत आमेज चीख सुनकर मैं लरस कर रह गया और अंधाधुंध बाहर की तरफ भागा।